Hi friends, welcome back to my channel. So today I'll be explaining you principles of scientific management. So first of all, let me tell you who gave the concept of principles of scientific management, that is F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. He was an American mechanical engineer. He gave the concept of scientific management. His principles are usually applicable on factory workers. अब सबसे पहले समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं. So, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि देखना एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू. इसका मतलब एम्प्लॉयर का ये काम होता है कि वो देखे कि जो भी वो काम जैसे करवाना चाहता है जिस इंसान से यानी अपने एम्प्लॉय से वो उसे करें और बिल्कुल बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें. क्योंकि मेनली बेसिकली हर एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और जो कॉस्ट होती है उसको मिनिमम लाना होता है. तो सेम साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जो टेलर ने दिया था वो भी इसका कहने का मतलब यही था कि एग्जैक्टली जो भी एम्प्लॉयर चाहता है एम्प्लॉयज से वो एम्प्लॉयज उसको काम दें और बिल्कुल चीपेस्ट वे में दें और बेस्टेस्ट सॉर्ट ऑफ वर्क हो. तो ये जो टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे इस वजह से इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फाइन, सो लेट्स बिगिन विद दीज प्रिंसिपल्स. फर्स्ट हिज प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अब जो इसका पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सबसे पहले समझते हैं रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ वर्क, कि जहाँ पर एक ही इंसान सारी चीजें करता है, वही अपने पर्सनल जजमेंट देता है और जो उसे बेस्ट लगता है वही फॉलो किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर ही एक तरह से डिक्टेटर होगा. जो वो बोलेगा जैसे वो बोलेगा वही काम करना है, फिर चाहे वो सही हो या ना हो. तो टेलर का ये मानना है कि हमें ये डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ चीज को हटा देनी चाहिए और टेलर ने एक अपना नया अप्रोच दिया जिसका नाम रखा साइंटिफिक अप्रोच. उसका मानना था इस साइंटिफिक अप्रोच से कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, किसी पे गलत इंप्रेशन हो सकता है, ऐसी सेम इसने बोला कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक काम के थ्रू एक बेस्ट मेथड निकाल सकें जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आए. तो अगर आपको इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो आप पूरा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यही लिख सकते हैं इसके अंदर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, that rule of thumb means dictatorship which is based on personal judgment to solve the problems, but Taylor gave the scientific approach that we should think before doing the things and find out the best method of doing the things to maximize the efficiency. ठीक है, तो यही पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसने ये बोला था कि हमें साइंस के हिसाब से यानी दिमाग लगाकर बेस्ट मेथड सॉल्व करने के बाद ही कोई चीज करनी चाहिए, ना कि अपने पर्सनल जजमेंट जो सोच रखा है वही करना. तो इसका पहला प्रिंसिपल ये था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब देखो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर यूजुअली दो क्लासेस होती हैं, एक मैनेजर की क्लास और एक वर्कर क्लास, यानी एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय. यूजुअली बिजनेस में इन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहती है जिससे किसी का भी फायदा नहीं होता. क्योंकि अगर वर्कर्स कन्फ्लिक्ट में रहेंगे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, मैनेजर लड़ाई कर लेगा तो वर्कर्स उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो इस वजह से इससे किसी का भी फायदा नहीं होता. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने बोला डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाइयाँ, कि हमें लड़ाइयाँ ना करके शांति रखनी चाहिए, क्योंकि शांति से जो काम कराया जा सकता है वो लड़ाइयों से नहीं हो सकता. तो वही है कि टेलर ने अपना एक रिवॉल्यूशन दिया जिसका नाम रखा मेंटल रिवॉल्यूशन. वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है. सो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज ऑफ माइंडसेट, कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हर टाइम लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए. वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर. वी शुड मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे समझेगा वर्कर्स की चीजों को, बाय शेयरिंग देयर गेन्स, कि जो वर्कर्स ने अगर कुछ अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं, इनोवेशंस करे हैं, तो अपने गेन्स उनके साथ शेयर करें. और वर्कर्स को क्या करना चाहिए, उसके बदले में अच्छे से काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और जो भी चेंजेस आए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डायनामिक है. डायनामिक मतलब क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो इसके अंदर हर एक नई नई चीज आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई चीजें आती हैं. तो हर एक वर्कर्स को उसे अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए. एंड दे बोथ मस्ट वर्क लाइक अ फैमिली. तो इसी वजह से दोनों काम अच्छे होंगे. तो जिसका ये प्रिंसिपल है वो सेम यही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, यूजुअली इन अ बिजनेस देयर आर टू क्लास ऑफ पीपल, दैट इज मैनेजर एंड वर्कर क्लास. दीज बोथ द क्लास आर इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर विच हेल्प नन ऑफ देम. So Taylor gave the concept of mental revolution
that both should realize the importance of each other. Management should share their gains with the workers, and workers on the other hand must work hard and accept changes, and they both must work like a family to maintain the harmony in the business. तो ये सारा आप ऐसे इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करा सकते हो. इजी नोट्स की फॉर्म में ये सिंपल लिखे हुए हैं, इसके बाद इसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करा के लिख सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक एक अकेले का काम नहीं चलता. बिजनेस में जब भी बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स एंगेज होते हैं, सबके अलग अलग मोटिव्स होते हैं. हर एक पर्सनल इंडिविजुअल का अलग मोटिव होता है. किसी का जॉब प्रमोशन होता है, किसी का सैलरी इंक्रीमेंट होता है. तो हर इंडिविजुअल के अलग अलग मोटिव्स होते हैं, लेकिन हमें उन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डेज रखनी चाहिए, क्योंकि मेन बिजनेस का मकसद ये होता है बिजनेस के गोल्स को अचीव करना, पर्सनल इंडिविजुअल्स के गोल्स को नहीं. तो हमें अपने पर्सनल गोल्स को इस तरह से सेट करना चाहिए कि बिजनेस के ओवरऑल गोल्स के साथ साथ पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएं. तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही है, एक्सटेंशन ऑफ HND. HND का मतलब है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये उसी पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने कि हर एक पर्सन इंडिविजुअली, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर क्लास हो, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में रहते हैं. तो ये उसी का ये एक्सटेंशन दिया है कि जो भी कॉम्पिटिशन है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन. कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ना करें. कॉम्पिटिशन मतलब मैनेजमेंट वाले सोचते हैं हम हाई पावर के हैं, जो हम बोलेंगे वही होना चाहिए. वर्कर क्लास सोचते हैं हम इसके कोई गुलाम थोड़ी ना खरीदे हुए हम काम नहीं कर रहे. तो दोनों को ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए. बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट यही है कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, दे शुड आस्क एंड लिसन टू द सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कि उन्हें अगर कोई भी एम्प्लॉयज किसी भी टॉपिक पे या किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए अपने सजेशन देना चाहता है, तो मैनेजमेंट को वो सुनने चाहिए और एट द सेम टाइम उन्हें रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए अगर उनके सजेशंस जो है वो वैलिड हों और अच्छे हों. और सेम टाइम वर्कर्स को क्या करना चाहिए, अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं भी करा या कुछ, तो उन्हें स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए. अपनी बात आगे रखनी चाहिए या उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए और वर्क हार्ड करना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव किए जा सकें. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दैट कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. और फिर उसके बाद मैनेजमेंट के ये 2 पॉइंट्स हैं और वर्कर्स के ये दोनों पॉइंट्स हैं. तो इससे पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, अब इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का, चाहे वो कोई वर्कर है, चाहे वो मिडिल क्लास मतलब लोअर डिवीजन लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है, हर एक इंडिविजुअल का धीरे धीरे एफिशिएंसी को ग्रेट करना चाहिए. यानी उनको ट्रेनिंग वगैरह ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को थोड़ा एनहांस कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज को. तो सेम वही है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी वर्कर्स एफिशिएंसी. इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी प्रॉस्पेरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, कि कितना अच्छे से वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट रिड्यूस करवा रहे हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा रहे हैं. तो देयरफॉर ड्यू इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस. तो बेसिकली जब भी आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अभी हम आगे पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तो सिलेक्शन प्रोसेस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस जॉब के लिए राइट पर्सन हो उसे ही उस चीज पे अपॉइंट करना चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी के पास कुछ नॉलेज नहीं है और आपने उसको बिठा दिया उस पोजीशन पे. तो हर एक चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. और अगर कुछ ऐसा है भी कि उनको कोई चीज नहीं आती, तो ड्यू ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल, ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें. और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अर्न ज्यादा कर पाएगी, यानी प्रॉफिट ज्यादा अर्न होंगे और कॉस्ट मिनिमम होगी. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स भी होंगे. तो इस पूरे को पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी, देयरफॉर ड्यू इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब एंड असाइन द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल and intellectual capabilities, and due training should be given to increase the efficiency of workers so that they can produce more and earn more. So these are the 4 principles that is being given by the Taylor. उसके अलावा इसने बहुत सारी अपनी क्या दी थी, टेक्निक्स भी दी थी. ये तो सिंपल इसके प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए थे. इसने कुछ टेक्निक्स भी दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस, और वो टेक्निक्स भी अभी हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इसकी टेक्निक में आता है मेथड स्टडी.
मेथड स्टडी में क्या है दैट वी शुड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड और वे ऑफ डूइंग द वर्क। इसका मेन मोटिव यही है कि हमें बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अब ये बेस्ट मेथड किस बेसिस पे होना चाहिए, इट इज शुड बी जज्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। अब वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और प्रॉफिट यानी मैक्सिमम हो, टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और बेसिक आजकल हर एक बिजनेस का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि सामान बेच दिया या दे दिया और काम खत्म। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर एक बार किसी प्रोडक्ट को ना बोल दे या मार्केट में नहीं आए तो वो प्रोडक्ट लाई नहीं कर सकता मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर को ही मार्केट का किंग माना जाता है आज के टाइम पे। पहले ट्रेडिशनल टाइम में तो सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होता था। अभी आप मार्केटिंग में पढ़ोगे कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है और मार्केटिंग में और सिंपल सेलिंग में क्या डिस्टिंग्विश होता है। तो आजकल सेलिंग नहीं मार्केटिंग चलती है। मार्केटिंग मतलब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी देखते हैं, और सेलिंग में हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देते, सिंपल सामान को बेचना ही सेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो मेथड स्टडी में सिंपल यही है कि हमें बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो यानी बेनिफिट्स। नेक्स्ट वी हैव इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, अगर बाई चांस कोई काम हमें पता है कि वो आधे घंटे का है, अब कोई पर्सन उसे स्लो मोशन में कर करके उसे 2 घंटे में कर दे, तो हमें तो पता है ना कि इसका स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे का, 1 घंटे में ये किया जा सकता है बहुत आराम से। तो वही है कि हर एक चीज के लिए हर एक का स्टैंडर्ड टाइम जो भी परफॉर्म करने में लगता है उसे लिखें। सेटिंग अप टारगेट फॉर द वर्कर्स, और वर्कर्स के लिए उसे टारगेट बना दें कि इतने घंटे में ही ये काम कंप्लीट करना है, ताकि वेस्टेज ना हो और वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, और उसके बाद देखें भी कि कितने पर्सन्स हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कई बार गांव में ऐसा होता है कि खेतों में मतलब जरूरत होती है सिर्फ 5-6 वर्कर्स की, लगे हुए होते हैं वहां पे 8-10 वर्कर्स, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, काम तो उतना ही होगा उतने ही टाइम में, वो तब भी उतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कैटेगराइजिंग वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, और इससे क्या फायदा होगा, जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि कौन से अच्छे वर्कर्स हैं जो फटाफट काम कर रहे हैं और कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके बाद डिस्टिंग्विश होने के बाद कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स लेके या बाकी को निकाल कर काम और भी जल्दी और फास्ट और स्मूथ वे में किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये वाला सिस्टम भी फॉलो किया गया था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पेइंग डिफरेंशियल रेट्स ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। अभी हमने ऊपर कैटेगरी में एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी डिफाइन कर ली थी। एफिशिएंट वर्कर्स क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर अपना काम खत्म कर देते हैं। इनएफिशिएंट वर्कर्स क्या होते हैं, जो अपना टाइम स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ताकि एफिशिएंट वाले और अच्छे बन सके और इनएफिशिएंट वाले कोशिश करें कि वो एफिशिएंट्स की कैटेगरी में आ सकें, इसके लिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कर दिया, यानी कि सबको अलग अलग रेट्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विच विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे तो वो और खुश होकर और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा वेजेस मिलते हैं। और एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट वर्कर्स विल मोटिवेट देम कि वो एफिशिएंट ही बने रहें, उससे उनका मोटिवेशन मोराल वगैरह बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम जितनी वो प्रोडक्शन या जितनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी यूनिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाएंगे। और जो इनएफिशिएंट वाले हैं इससे उनका क्या फ़ायदा होगा, उन्हें उनके अंदर भी मोराल होगा कि हम भी जल्दी जल्दी एफिशिएंट की कैटेगरी में आए ताकि हमारी भी वेजेस बढ़ सकें। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये काम इतने घंटे में होगा, ये काम इतने घंटे में किया जा सकता है। तो हर एक वर्कर कोशिश यही करेगा कि उतने टाइम में ही काम खत्म करें, वरना हमारा हो सकता है कि हमें एलिमिनेट कर दिया जाए जॉब से। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यही होता है कि ऐसा प्रोसेस कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए, चाहे वो छोटी सी है, रॉ मटेरियल का टाइम है, मशीनरी का है, मेथड ऑफ वर्किंग, हर एक चीज के लिए टाइम सेट कर देना या हर चीज के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देना। एट द सेम टाइम सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूरस वेराइटीज, साइजेस, डायमेंशंस, कि जो भी बेफालतू के साइजेस हैं, अगर बाई चांस हमने 5 बॉक्सेस मंगवाए हैं या 5 किसी भी चीज के लिए सामान मंगवाया और वो छोटे से बॉक्स के अंदर सेट किया जा सकता है और हम उसे रख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में, तो वो क्या है, हमारा सामान वेस्टेज ही तो है। तो इस वजह से सिंप्लीफाई करना कि जो जो चीजें बेकार की हैं, जो साइज बेकार के हैं, उन चीजों को वहां से एलिमिनेट कर देना। तो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स बेकार के हैं या जो मशीनरीज किसी ना काम की हैं, जो कभी यूज ही नहीं आती, उन सबको बिजनेस में से हटा देना।
ताकि जितनी भी ये चीजें हैं बेफालतू की वो एलिमिनेट की जा सके। इसमें लिखा भी है सिंप्लीफिकेशन मतलब ये होता है बेकार की चीजों को, यानी कि जिनकी नीड नहीं है उन चीजों को हटाना, और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है नई नई वेराइटीज को लाना, और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उन सारी चीजों को हटा देना। नेक्स्ट वी हैव इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी का मतलब होता है इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड कंप्लीटिंग अ टास्क। इसका मतलब है कि ये बताना कि कितना रेस्ट इंटरवल वो ले रहे हैं और कितनी कितनी देर का ले रहे हैं हर एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद। जैसे अगर बाई चांस ईंटें कहीं पे जोड़नी है और जोड़ने के बाद वो 15-15 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। इतना ज्यादा टाइम थोड़ी ना अगर वेस्टेज के लिए देंगे। अगर कोई वर्कर है, हर एक को मेहनत लगती है काम करने के लिए, लेकिन इतना रेस्ट इंटरवल अननेसेसरी को रिड्यूस कर देना। आप सबसे पहले समझते हैं फोरमैन कौन होता है। फोरमैन होता है ही इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। कि ऐसे समझ लो कि वर्कर्स का हेड, कि ये वर्कर्स में सबसे ऊपर होता है हाईएस्ट रैंकर, और अगर हम मैनेजर की बात करें तो लोएस्ट रैंकिंग होता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी फैक्ट्री मैनेजर होता है, हमारी जो फैक्ट्री होती है वो यूजुअली दो चीजों में डिवाइडेड होती है। एक प्लानिंग इंचार्ज होता है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। प्लानिंग इंचार्ज वाले क्या करते हैं, ये हर चीज को प्लान करते हैं पहले से पहले कि कौन सी चीज कैसे की जानी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, उसको तैयार करवाते हैं कि सारी मशीनरी रेडी है या नहीं है। तो हर एक के अंदर ये पूरा टेबल आपको एज इट इज लर्न भी करना है, और सबके एक एक फंक्शंस हैं, उन सबके फंक्शंस भी लर्न करने हैं। क्योंकि किसी का भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीड बॉस, व्हाट इज गैंग फंक्शन ऑफ गैंग बॉस, तो इस वजह से सबके एक एक फंक्शंस हैं वो लर्न करने ही पड़ेंगे। अब प्लानिंग इंचार्ज वाले प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज वाले देखते हैं कि प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज वगैरह रेडी हैं या नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सारी चीजें। अब ये जो प्लानिंग इंचार्ज होता है इसके अंदर 4 हेड्स होते हैं जो इसे संभालते हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। नेक्स्ट वी हैव इज रूट क्लर्क। रूट मतलब ये बताता होगा कि किस तरह या कैसे कैसे काम करना है, तो इट स्पेसिफाइज द रूट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या करता है, टाइम और कॉस्ट की शीट प्रिपेयर करता है कि कितना टाइम किसको कितना लगा और कितनी कॉस्ट उसके अंदर कंज्यूम हुई है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या बेसिक फंक्शन होता है, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। डिसिप्लिनेरियन, इट इंश्योर्स द डिसिप्लिन इन द बिजनेस और वर्किंग कंडीशंस, की ये देखता है कि डिसिप्लिन मेंटेन हुआ रहे। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 होते हैं जो इसके अंदर वर्क करते हैं। टोटल 8 फोरमेन्स होते हैं, ये सारे फोरमेन्स हैं और सारे मिलाकर ही वर्कमेन्स बनाते हैं। अब इन फोरमेन्स में प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 होते हैं। सबसे पहले है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि कितने स्पीड में या एक्यूरेटली टाइम के अंदर अंदर जॉब को कंप्लीट किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज गैंग बॉस। ये क्या करता है, कीपिंग ऑल द टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द वर्कर्स, की जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, टूल्स वगैरह हैं, उन सबको रेडी रखता है ताकि जब भी वर्कर्स को नीड हो वो यहाँ से तुरंत ले सके। नेक्स्ट वी हैव इज रिपेयर बॉस। रिपेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इट इंश्योर्स द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, कि ये देखता है कि सारी मशीन और टूल्स जो हैं वो प्रॉपरली अपनी अपनी जगहों पे हों और कोई भी चीज़ खराब ना हो। अगर खराब होती है तो ये उसे रिपेयर करके देते हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या करता है, ही चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। ये चेक करता है कि जो भी काम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, एज पर जो हमने सोचा था प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इन सबको मिलके वर्कर्स जितने भी ये सारे होते हैं, ये सारे मिलके ही वर्कमैनशिप बनाते हैं। अब फोरमैन की कुछ क्वालिटीज होती हैं सिलेक्ट करते वक्त। फोरमैन अभी हमने पढ़ा था ना क्या होता है, ही इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। अब इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं कि कौन फोरमैन बन सकता है। तो अ फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रिट, और नेक्स्ट इज जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल डेक्सटर्निटी, एनर्जी, ऑनेस्टी, गुड हेल्थ। ये सारे जस्ट सिंपल फंक्शन हैं जो आप एम में भी लिख सकते हो। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, एजुकेशन, इंटेलिजेंस हो, नॉलेज हो, स्पेसिफिक स्किल्स हो, ऑनेस्टी हो, हेल्थ अच्छी हो, तो यही सारी इसकी क्वालिटीज होती हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ फोरमैन। तो यहाँ पर अब इसके सारे टेक्निक्स भी कंप्लीट हो गए, सारे प्रिंसिपल्स भी कंप्लीट हो गए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।